हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रागनी ऑनलाइन क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 के एनसीईआरटी का थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। ठीक है, इससे पहले हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, पहला और दूसरा। ठीक है, आज हम तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंपनी दीवान कैसे बनी। ठीक है, जो कंपनी थी वो दीवान कैसे बन गई, इसमें क्या पढ़ेंगे, आमदनी कैसे हुई, इसके लिए खेती में सुधार किए गए और कौन कौन सी समस्याएं आई, जैसे कि नई व्यवस्थाएं लाए थे तो उनमें समस्याएं आई थी, और जिनमें हम पढ़ेंगे मुनरो व्यवस्था। ठीक है, इसके बाद में यूरोप के लिए फसल, यूरोप के लिए कौन कौन सी फसलें उगाई जाएंगी। इसके बाद भारतीय नील ही क्यों उगाई जाती थी, जिसमें नील की खेती होती थी 2 प्रकार की, नीच खेती और रेयत खेती। ठीक है, रेयत का अर्थ होता है किसान। भारत में ब्रिटिश की दिलचस्पी क्यों बढ़ी, तो हमारे भारत देश में जो अंग्रेज थे उनकी दिलचस्पी क्यों बढ़ी, इसके बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे नील विद्रोह। ठीक है, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो हम पढ़ने वाले हैं कंपनी दीवान कैसे बनी। तो जो कंपनी थी वो दीवान बनी, तो ये घटना रॉबर्ट क्लाइव के तंबू में घटी। ये घटना किसके टाइम पे घटी थी, रॉबर्ट क्लाइव जो उस टाइम पे था, उसके टाइम पे ये घटना हुई थी। ठीक है, 12 अगस्त 1765 को मुग़ल बादशाह, जिसका नाम था बहादुर शाह जफ़र द्वितीय, ठीक है, उसने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान बना दिया। ठीक है, इसके बाद में आर्थिक मामलों में इनकी मुख्य भूमिका हो गई। तो जब कंपनी दीवान बन गई तो क्या किया उसने, आर्थिक मामलों को खुद संभाल लिया, जिसमें वो अपने तरीके से निर्णय लेने लगी। ठीक है, अंग्रेजों ने अपनी आमदनी को व्यवस्थित किया और नियमित कर दिया। ठीक है, स्थानीय सत्ता शासक को नियंत्रित करना है। तो जो कंपनी थी उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, जो स्थानीय सत्ता थी उसके जो शासक थी उनको अपने तरीके से हैंडल करते थे। ठीक है, आगे देखते हैं कंपनी की आमदनी कैसी थी। तो जो कंपनी थी वो दीवानी बन चुकी थी, तो क्या हो गया, इसमें लगान वसूलते थे। वो क्या कहते थे, लगान वसूलते थे। जो कैसे वसूलते थे, ज़मींदारों के माध्यम से वो लगान को वसूलते थे। इसमें कुछ समस्याएं आई, जैसे कि भारी लगान वसूलना शुरू किया, जिससे किसान और व्यापारी वर्ग को कम कीमत पर सामान बेचना पड़ता था। क्या करते थे, जो किसान होते थे और व्यापारी वर्ग होते थे वो अपनी कम कीमत पर सामान बेचते थे। ठीक है, इतना मजबूर इन्होंने कर दिया था। किसान और व्यापारी वर्ग ये दोनों क्या हो गए थे, बर्बाद हो गए थे। ठीक है, इसके बाद सन 1765 में ब्रिटेन से सोना चांदी मंगवाना बंद कर दिया। अंग्रेजों ने यहाँ पे इतने ज़्यादा लगान वसूलते थे कि इन्हें ब्रिटेन से कुछ भी मंगवाने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई, इसलिए उन्होंने जो सोना चांदी मंगवाते थे उसको बंद कर दिया। ठीक है, 1770 में बंगाल में अकाल पड़ा। एक टाइम आता है सन 1770, उस टाइम पे बंगाल में क्या पड़ा, अकाल पड़ता है, जिससे क्या होता है 1/3% आबादी खत्म हो जाती है, भूखा पड़ जाता है, पानी की किल्लत पड़ जाती है। इससे क्या होता था, वहाँ के लोग जो थे मरने लग गए थे, जब वो लोग टैक्स नहीं चुका पा रहे थे, क्योंकि उस टाइम पे किसानों ने भारी भरकम टैक्स उन पर थोप दिए थे। जब उन्हें खाने को ही नहीं मिल रहा था तो वो टैक्स कैसे चुकाते। ठीक है, आगे देखते हैं स्थायी बंदोबस्त की समस्याएं। स्थायी बंदोबस्त की क्या समस्याएं थी, तो वो थी ज़मीन में सुधार के लिए खर्चा बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा था, राजस्व अधिक चुकाने में असमर्थ थे, हित सुरक्षित नहीं थे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर कीजिए। इसके बाद राजस्व कैसे तय करें, तो भूमि का मापन किया, भूमि की मापतोल की। इसके बाद में भूमि का सर्वेक्षण किया, जगह जगह की चीज़ों को उन्होंने सर्वेक्षण करके चेक किया। इसके बाद में जिला कलेक्टर को काम सौंपा। ठीक है, राजस्व निर्धारित किया कि उपज के आधार पर, उपज को देखा, उसके आधार पर राजस्व को उन्होंने क्या किया, निर्धारित किया। इसके बाद में आती है रेयतबाड़ी, जिसको बोलते हैं मुनरो व्यवस्था। ठीक है, तो इसको लेके कौन आए थे, तो अलेक्जेंडर रीड ने इसको शुरू किया था। ठीक है, किसने, अलेक्जेंडर रीड ने। मुनरो ने रेयतबाड़ी व्यवस्था को विकसित भी किया। तो जो मुनरे थे उन्होंने क्या किया, रेयतबाड़ी व्यवस्था को विकसित किया, दक्षिण भारत में लागू की। सबसे पहले जो रेयतबाड़ी व्यवस्था थी वो दक्षिण भारत में लागू की गई थी। यहाँ परंपरागत जमींदार नहीं थे। ठीक है, इसलिए सीधा किसानों से यहाँ पे राजस्व इकट्ठा किया जाता था। अंग्रेजों ने सीधे ही किसानों से राजस्व लिया और जो किसान होते थे उनको ही बोलते थे रेयत। ठीक है, आगे देखते हैं भू राजस्व व्यवस्था। ठीक है, तो जो भू राजस्व व्यवस्था थी, भू अर्थ होता है भूमि की, जो राजस्व व्यवस्था कितने प्रकार की थी, 3 प्रकार की। पहला है स्थायी व्यवस्था, दूसरी थी महलवाड़ी और तीसरी थी रेयतबाड़ी, जिसको मुनरो व्यवस्था भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो रेयतबाड़ी व्यवस्था थी उसमें क्या था,
जन आमदनी बढ़ी तो इनकी इनकम नहीं बढ़ी। जन की आमदनी बढ़ी लेकिन इनकी इनकम नहीं बढ़ी। आमदनी बढ़ाने के लिए नई व्यवस्था शुरू की गई। अंग्रेजों ने क्या किया, आमदनी बढ़ाने के लिए नई नई व्यवस्था लेके आए। इसके बाद वो लेके आए थे महलबारी, जिसको होल्ट मैकेंजी लेके आए थे। होल्ट मैकेंजी ये बहुत ज़्यादा मोस्ट है, इनको आप अच्छे तरीके से देख लेना। इन्होंने शुरू की थी कब, 1822 में। और कहाँ पे, उत्तर भारत मध्य प्रांत में इसको क्या किया, चालू किया। जो रियादवाड़ी व्यवस्था थी वो 30% भाग पर ही थी, ठीक है। इसके बाद में नीचे देखते हैं, गांव की इकाई यानी कि राजस्व। गांव के जो समूह होते थे उनको बोलते थे महल। गांवों के समूह होते थे उनको बोलते थे महल, ठीक है। इसके बाद में जो संशोधित दर थी उनको लागू किया जा सके इसलिए इनमें परिवर्तन किया। और ज़मींदारों की जगह जहाँ गांवों का मुखिया राजस्व इकट्ठा करेगा, यानी कि ज़मींदारों को क्या किया, गांव का जो मुखिया होगा वो अब राजस्व इकट्ठा करेगा। इसकी जिम्मेदारी किसको दे दी गई, अंग्रेजों ने मुखिया को दे दी गई। पहले थी ज़मींदार की बारी, लेकिन अब गाँव के मुखिया को इसको दे दी गई, ठीक है। इसके बाद में यूरोप के लिए फसल, तो यूरोप के लिए फसल देख लेते हैं। ग्रामीण इलाकों से न केवल राजस्व बल्कि अब यूरोप के लिए फसल के लिए भारतीय खेत इस्तेमाल किए जाने लगे। पहले क्या होता था, यहाँ से सिर्फ राजस्व इकट्ठा करते थे, लेकिन अब भारत में यूरोप के लिए खेतों का इस्तेमाल भी करने लगे, यहाँ पे फसल भी तैयार करने लगे। जैसे कि 18वीं सदी में अफीम और नील की खेती बहुत ज़्यादा मोस्ट है, अफीम और नील की खेती, ठीक है। तो ये कौन कौन सी फसलें करवाते थे भारत में, संयुक्त प्रांत में गन्ना की फसल होती थी, पंजाब में गेहूँ, मद्रास में चावल और असम में चाय। बंगाल में जो थी पटसन थी और महाराष्ट्र में कपास। ये फसल उगवाते थे कौन, ब्रिटिश। अपनी मन से ये फसल उगवाते थे यूरोप के लिए, ठीक है। इधर कुछ व्यवस्थाएं हैं, ये मोस्ट है, ये बहुत बार पूछी जाती हैं। इजारेदारी जो प्रथा थी यानी कि जो व्यवस्था थी उसको कौन लेके आया था, 1772 में वॉरेन हेस्टिंग लेके आए थे। कौन, वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। जमींदारी जो प्रथा थी वो आई थी 1773 में, इसको लेके आए थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। रियादवाड़ी व्यवस्था 1820 में, इसको लेके आए थे टॉमस मुनरो, ठीक है। महलबारी जो व्यवस्था थी वो 1822 में आई थी और होल्ट मैकेंजी इसको लेके आए थे। तो ये आप अच्छी तरीके से एक बार देख लेना, ठीक है। आगे देखते हैं बगान। बगान का अर्थ होता है एक विशाल खेत, जो एक बड़ा सा खेत होता है उसको बोलते थे बगान, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको कमेंट करके मुझे बताना। कमेंट कीजिए, आप लोग कमेंट ही नहीं करते हैं। बीघा, बीघा का अर्थ क्या होता है, ज़मीन की माप, यानी कि बंगाल में अंग्रेजों ने इसकी संख्या जो थी 1/3 एकड़ तय किया। 1/3 एकड़ मतलब 1 बीघा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नील। भारतीय नील ही क्यों, जो अंग्रेज थे वो भारतीय नील ही क्यों इस्तेमाल करते थे। तो सबसे पहले नील का पौधा उष्ण कटिबंधीय इलाकों में उगता था। तो जो नील का पौधा है वो ऐसे इलाकों में उगता था जैसे कि उष्ण कटिबंधीय इलाकों में। और ये था चमकदार, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा चमक होती थी, इसके जो कपड़े थे वो चमकते थे, ठीक है। यूरोप के कपड़ा उत्पादकों को बैंगनी व नीले रंग के लिए बोर्ड पौधे पर निर्भर रहना पड़ता था। तो जो यूरोप थे वहाँ पे जो नील जैसा दिखता था एक पेड़, एक पौधा जो था बोर्ड, वो दिखने में तो नीले जैसा ही था लेकिन उसमें चमक नहीं थी और बिल्कुल फीका था। इसलिए वो लोग क्या करते थे, फिर भी इस पर निर्भर रहते थे। लेकिन उन्हें जब नील के बारे में पता चला तो वो नील के ऊपर भारत में आ गया, ठीक है। तो जो बोर्ड है उसके बारे में देखते हैं कैसा था। इसमें मिलने वाला नीला रंग बेजान व फीका होता है, बिल्कुल बेजान होता है और फीका होता है, ठीक है। इसके बाद में जो शीतोष्ण क्षेत्र में उगता था, कहाँ पे उगता है, शीतोष्ण क्षेत्र में। भारत में नील जो पौधे होते थे उनकी जो कटाई होती थी वो ज़्यादातर पुरुष करते थे, कौन, पुरुष, ठीक है। इसके बाद में 18वीं सदी तक भारतीय नील की मांग बढ़ी। 18वीं सदी में क्या हो गया, नील सब तरफ फैल गया था तो यूरोप में इसकी बहुत ज़्यादा मांग बढ़ने लगी। 1878 में जो ब्रिटेन की महारानी थी, ब्रिटेन आयात किया नील का। तो जो ब्रिटेन थे उन्होंने क्या किया, ब्रिटेन का आयात किया, ठीक है। उनमें क्या किया, भारतीय नील का हिस्सा 30% रख दिया। जब भी वो बाहर से नील खरीदेंगे उसमें से भारत से पूरे 30% भाग पर वो 30% जो नील होती थी बाहर से खरीदते थे, ठीक है। 1810 में इसको बढ़ा दिया और 45% इसको कर दिया गया, ठीक है। इसके बाद में नील की खेती। नील की खेती 2 प्रकार से होती थी, पहले थी निज खेती, दूसरी थी रैयत खेती। जो निज खेती होती थी उसमें जो बगान मालिक स्वयं अपने खेत में करते थे, निज मतलब खुद की, ठीक है। रैयत खेती, रैयत मतलब होता है किसान, और जो किसानों से करवाई जाती थी, यानी कि भाड़े पर उनको लिया जाता था। बगान मालिक किसानों से खेती करवाते थे। जैसे कि अनुबंध के रूप में ले लीजिए, अंग्रेज होते थे और गाँव का मुखिया क्या करता था, किसानों को इकट्ठा करके उनसे नील की खेती करवाता था, ठीक है। इसके बाद में ऋण के बदले किसानों को अपनी 25% भूमि पर नील उगवाओ, यानी कि ऋण देंगे, इसके बाद में आप क्या करोगे, अपनी खुद की भूमि पर 25% भाग पर क्या करोगे, नील की खेती उगाओगे अंग्रेजों के लिए, ठीक है। जिससे क्या होता था, रियायतों से नील की खेती करवाओ तो शर्त युक्त ऋण मिलेगा, यानी कि आपको ऋण चाहिए तो आपको हमारी शर्त के अनुसार नील की खेती करनी पड़ेगी अपने खेत पर, ठीक है।
इससे क्या होगा, किसानों को समझ आ गया कि उन्हें नील की जो कीमत मिलती है वह कितनी कम है। किसानों को इससे बहुत कम कीमत मिलने लगी, बहुत ज़्यादा उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। एक तो उनके खुद के खेत पर उनकी बिना मर्जी के काम करवा, और उनको वेतन भी बहुत कम दिया जाता था। इसके बाद में नील खेती की क्या समस्याएं थी, तो जो नील की खेती थी उसकी समस्याएं थी जो बहुत गहरी मिट्टी की सारी ताकत खींच लेती थी, यानी कि जो ज़्यादा से ज़्यादा गहरी मिट्टी होती थी वो बहुत ज़्यादा ताकत खींच लेती थी, यानी कि नील का जो पौधा था उससे मिट्टी को बहुत नुकसान पहुंचता था। वहाँ फिर धान की खेती नहीं की जा सकती थी, यानी कि जो हम साधारण खेती करते थे गेहूँ चावल उसको उगा नहीं पाते थे, इतना नष्ट कर देती थी वो मिट्टी नील की खेती। ठीक है, ब्रिटेन की महारानी ने नील की जो खेती थी उसको मना कर दी, यानी कि नील उत्पादन व्यवस्था के लिए नील आयोग बनाया गया। यानी कि नील आयोग किसके लिए था, नील उत्पादन व्यवस्था की। खुद नील उत्पादन, इसमें क्या होता था, बागान मालिक जो थे उनको दोषी माना गया। ऋण लिया वह अनुबंध पूरा कर दें। उन्होंने कहा कि अभी तक आपने जो ऋण लिया है उसके हिसाब से नील उगा के उनको दे दीजिए, लेकिन आगे से आप दोबारा से इस तरीके से नील नहीं उगाएंगे। अब कृत्रिम रंग का विकास होगा। ठीक है, इसके बाद में नील विद्रोह कर लेते हैं। नील विद्रोह, रियातों ने नील विद्रोह किया। रियात मतलब किसानों ने खेती से इनकार कर दिया कि हम नील की खेती नहीं करेंगे। लगान चुकाने से भी मना कर दिया। ज़मींदार और किसानों के साथ मिल जाते हैं। तो जो ज़मींदार थे उस टाइम पे पहले किसका साथ देते थे, अंग्रेज़ों का, लेकिन उन्हें बाद में समझ आ गया और उन्होंने अपने किसानों का साथ दिया। ठीक है, इसके बाद में आता है मार्च 1859 में शुरू हुआ। क्या हुआ 1859 में, क्या होता है, 1857 की जो क्रांति थी उसके बाद अंग्रेज एक और बस व्यापक विद्रोह से डरते हैं। उन्हें लगता था कि 1857 में जो क्रांति हुई है ऐसी क्रांति नील क्रांति ना बन जाए, इसलिए उन्होंने उनकी बात मान ली। ठीक है, फिर आता है 1917 में क्या होता है, चंपारण आंदोलन होता है। महात्मा गांधी द्वारा किसानों को अनुबंध से मुक्ति मिली है। ठीक है, तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ये थोड़ा सा दिया था, आप इसको देख लेना। ठीक है, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं। तो आपको एक बार स्टार्टिंग से दिखा देती हूँ, आप अच्छे तरीके से नोट्स देख लीजिए। ठीक है, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाती हूँ और आप लोग एक बार भी इसको लाइक नहीं करते और कमेंट भी नहीं करते हैं।